हेलो, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट में हम बात कर चुके थे, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ तक हमने बात कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं इससे आगे की। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? तो वियोजन मतलब होता है टूटना। मतलब जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित होती है तो उसे बोला जाता है वियोजन। जैसे संयोजन अभिक्रिया को हम जोड़ के देखते हैं, जोड़ना बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया को। वैसे ही उसके विपरीत है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक प्रायः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी यौगिक को टूटने के लिए या तो ऊष्मा चाहिए होगी, या प्रकाश चाहिए होगा, या विद्युत चाहिए होगा। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए मान लो कोई यौगिक है। अब इसे हमने इसकी जो इसमें जो ऊष्मा है, प्रकाश है या विद्युत है, अगर उसकी उपस्थिति में ये दो भागों में विभाजित हो रहा है तो उसी को बोलेंगे हम ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये तीन प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब होता है जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। लिखा हुआ है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ही ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय मतलब होता है, ऊष्मा मतलब होता है जो हीट होती है, गर्मी होती है। तो जैसे फेरस सल्फेट है, ये हरे रंग का होता है। जब हम इसमें ऊष्मा ऊष्मा की उपस्थिति में ये तीन भागों में टूट जाता है। एक है फेरिक ऑक्साइड, आपको दिख रहा होगा, इसे हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो इसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। तो बड़ा सिंपल सा है, ऊष्मीय वियोजन मतलब ऐसा वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है, गर्मी हीट के द्वारा होता है। आगे है वैद्युत वियोजन। वैद्युत का मतलब होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को कहा जाता है वैद्युत वियोजन। मान लो कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, जैसे जल है, पानी का अणु है। इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे H2A के साथ L लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब तरल पदार्थ में होता है। और जबकि ये और ये दोनों गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। तो उसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। बहुत सिंपल सा है, ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से या विद्युत धारा की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट आपके पास प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब हो गया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो मतलब ऐसा वियोजन जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उस वियोजन को कहा जाता है ऊष्मीय या प्रकाशीय वियोजन। जैसे लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड है, तो जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, एस मतलब सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब ये हुआ इसका कि ये ठोस अवस्था में है। तो जब इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो ये जो सिल्वर है ये अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी वियोजन अभिक्रिया होती है वो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसी को बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसे काले रंग की बोतलों में क्यों भरा जाता है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम उसे सूर्य के प्रकाश से संरक्षित करते हैं, क्योंकि जैसे उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो विघटित हो जाएगा। तो विघटन से बचने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को काले कलर के बोतल में भर के रखते हैं। ऐसे आपके सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag सिल्वर होता है, Br ब्रोमाइड होता है। अगर हम इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है।
तो इसे बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। और आपको ध्यान ही रखना है कि जो प्रकाशीय वियोजन है ये ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आता है, काम आता है, उपयोग आता है। ठीक है, अब जो वियोजन अभिक्रिया है इसी का एक पार्ट होता है, उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिकारकों को जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब ये ऊष्मा को एक तरीके से अपने मतलब एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, और उस सोखने की वजह से वियोजन होता है, तो उसी को बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की या प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चूना पत्थर है CaCO3, जैसे इसमें ऊष्मा दी हमने, ऊष्मा में क्या हो सकता है, जो भी हीट हमने इसे दी इसका साइन कभी कभी ऐसा लगा होता है, तो ये ट्राइंगल अगर बना हो तो इसका मतलब है ऊष्मा है। तो ये जो CaO ये अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। आपको पता है जो CaO है इसे बोला जाता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या आप अगर शॉर्ट में याद करना चाहो तो ये भी याद रख लो कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके लवण से अलग कर देता है, तो उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे है आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। तो जब भी आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो जो आयरन होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से। तो जो आयरन है कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, तो इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। बड़ा सिंपल सा है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। ये एक परख नली है, ये धागा, इसमें धागे से हमने कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसमें लोहे की कील डाली है। तो होता क्या है, जो लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर की परत इस पे जम जाती है और जो कॉपर सल्फेट का जो नीले विलयन होता है वो उसका रंग हरा हो जाता है। तो ये इसका ऑब्जर्व, कभी कभी पूछा जाता है कि जो इसका ऑब्जर्वेशन बताइए क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोहे की कील होती है वो भूरे रंग की हो जाती है और जो कॉपर सल्फेट होता है नीले रंग का वो रंग हरा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। उसके बाद आपके पास आता है अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखो अगर आप जैसे ध्यान से देखो, इसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो इसमें पहला पार्ट होता है प्लस और दूसरा पार्ट होता है माइनस। ऐसे ये वाला पार्ट प्लस होता है और ये वाला पार्ट माइनस होता है। तो होगा क्या, इसका जो प्लस वाला पार्ट है वो इसके नेगेटिव वाले पार्ट से चला जाता है और ये प्लस वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले पार्ट से चला जाता है। तो इसे बोल लेते हैं हम आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपको दिख रहा होगा जो Ba हो SO4 क्या आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम BaSO4 या इसे बोला जाता है बेरियम सल्फेट। और ये एक अवक्षेप होता है। अवक्षेप मतलब होता है जो पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है उसे बोला जाता है अवक्षेप। और यहाँ से जो NaCl है अलग हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो इसे बोला जाता है द्विविस्थापन, मतलब दो बार विस्थापन होता है इसमें। जैसे NaCl के साथ चला जाएगा और SO4 हो गए, सॉरी ये SO4 है, SO4 के साथ चला जाता है तो बेरियम सल्फेट अलग हो जाता है और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। तो इसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना है इसे बोला हमने अवक्षेपण। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया
जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है। आपको बताया मैंने, जो बेरियम सल्फेट होता है वो अघुलनशील ठोस होता है, मतलब वो पानी में आसानी से नहीं घुलता है, तो उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण दिया हुआ जैसे यह सिल्वर नाइट्रेट, जब इसमें सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो आपको दिख रहा होगा जो सोडियम क्लोराइड है ये अलग हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट सॉरी सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये भी क्या है, एक अवक्षेप है, तो इसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये चार प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहला हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तीसरा हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और चौथा हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। फिर इसमें आता है एक उपचयन। उपचयन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। उपचयन, उपचयन मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया या जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे अगर मैं कहूँ Cu है, अब अगर मैं इसमें ऑक्सीजन की इसमें रिएक्शन करवा दूं तो ये बन जाएगा CuO, तो इसे बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में, जब किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ होता है वो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसी को बोला जाता है उपचयन। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, उपचयन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन बढ़ता है, तो उसे बोला जाता है अपचयन कहते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। और एक आता है इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है CuO है प्लस हाइड्रोजन है, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसे बोलेंगे हम, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये अपचयन है। और जो ऊपर ये वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम, ये है उपचयन। तो उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन या उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है, उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे इसमें है संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है जब कोई भी धातु वायु, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे खराब लगने लगता है या खराब नष्ट होने लगता है, तो उसे बोला जाता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब ये वो आपने देखा होगा, जो भी लोहे की ग्रिल या लोहे की वस्तुएं होती हैं, जब हम उसे कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं और वो या तो वायु के या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है जल के संपर्क में आता है, तो उस पर जंग लग जाता है, मतलब वो उसके ऊपर एक भूरी सी परत चढ़ जाती है, तो उसी को बोला जाता है संक्षारण। जैसे लिखा हुआ है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना संक्षारण है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण है, या जो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण बहुत सिंपल है, जब कोई भी धातु पर्यावरण में वायु या आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खराब होने लगता है, उसी को बोला जाता है संक्षारण। तो अब इसे हम कैसे बचा सकते हैं इसे, तो आपने देखा होगा जैसे घर बनते हैं तो वहां पे जो भी धातुएं होती हैं, जैसे जो ग्रिल होते हैं या जो दरवाजे या जो खिड़कियां होती हैं जिसपे लोहा लगा होता है, हम उस पर क्या करते हैं, या तो पेंट करते हैं या वार्निश करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि वो हवा या नमी के संपर्क से बच पाए। दूसरा, हम उस पर तेल लगा सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। गैल्वेनीकरण मतलब होता है जब एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, जैसे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं हम गैल्वेनीकरण।
और विद्युत लेपन मतलब होता है जब क्रोमियम को निकल आदि, जब जैसे क्रोमियम हो गया या निकल आदि की परत का चढ़ाना, इसे बोलते हैं हम विद्युत लेपन। ये विद्युत की उससे होता है, मतलब विद्युत से होता है, बिजली के उससे होता है। तो ये है संक्षारण के बचने के उपाय, बहुत सिंपल है। पेंट या वार्निश करके, तेल या ग्रीस लगा करके, गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आता है विकृत गंधिता क्या होती है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपने एक बिस्किट का पैकेट ओपन किया या आपने चिप्स का पैकेट ओपन किया, उसमें से 2-3 पीस आपने खाए और फिर आपने कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया। अब 2-3 घंटे बाद अगर आप उसे दोबारा टेस्ट करोगे तो उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, मतलब वो सिल जाएगा एक तरीके से। तो उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। मतलब क्या हुआ, जब वसायुक्त या तेलीय पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो उनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन जैसे उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है, उसी को बोला जाता है, या उसमें दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप ले सकते हो। अब जो विकृत गंधिता है इसके कारण क्या होते हैं, तो जो घी या तेल को अगर लंबे समय तक हम खुला रखते हैं तो उसमें बदबू आ जाती है, मतलब उसमें जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो खराब होने लगता है। जैसे पुराने बिस्किट या नमकीन का स्वाद खराब हो जाता है, या जो चिप्स है उसे आप खुले में छोड़ दो तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो यही कारण है विकृत गंधिता के। अब इससे कैसे हम बच सकते हैं, तो इसे रोकने के उपाय क्या है। पहली चीज, आपने देखा होगा घर में जो भी आप चीजें खोलते हो पैकेट वाली, तो जैसे ही आप उसे यूज कर लेते हो तो उसके बाद उसे आप या तो किसी ऐसे बर्तन में रखते हो जो बहुत टाइट है, या उसे उस पर स्टेपलर वगैरह मार देते हो। वो इसीलिए मारते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश न कर पाए, तो मतलब वायु रुद्ध या एयर टाइट पात्रों में, पात्र मतलब बर्तन में रखना, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन गैस भरकर, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें चिप्स कम हवा ज्यादा होती है, तो वो हवा एक्चुअल में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, जो भी उसके अंदर चिप्स होता है या जो नमकीन होती है उसे बचा के रखता है। तीसरा, ठंडे स्थान में रखते या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख के। आपने देखा होगा कोई भी, जैसे घर में जो भी खाना बनता है या बच जाता है तो हम उसे कहाँ डाल देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे ठंडा रहता है और ठंडे में ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। और चौथा, प्रकाश से दूर रखना, विशेषकर सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में कोई भी चीज आती है तो तुरंत खराब हो जाती है। तो ये है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो ये था आपके पास जो पहला चैप्टर था, पहला अध्याय था जो हमने आज कंप्लीट किया है। और अगर आपने इसे नोट्स बनाकर किए होंगे प्रॉपर, तो निश्चित तौर पर आपको समझ आया होगा कि चैप्टर किस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आप एक बार नोट्स बनाकर प्रॉपरली इसे याद करते हो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले अगले जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें, तो तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।